फिर से स्वागत है एक नई कक्षा में। और आज एपॉस्ट्रॉफी का ये अंतिम पार्ट है, यानी पार्ट नंबर 14 का ये। और इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट पार्ट चलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन। तो देखिए बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया है। जो पिछला क्वेश्चन था, क्वेश्चन मैंने दिया था टू सेट टेम्स ऑन फायर। टेम्स जो है वो लंदन की नदी का नाम है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए बताया कि शायद टेम्स ना बच्चों को पता हो। टू सेट टेम्स ऑन फायर, तो टू अचीव समथिंग इम्पॉसिबल, यानी किसी असंभव वस्तु को पाना या हासिल करना। एक तरह से ये भी एक बहुत ही कठिन लक्ष्य हो गया कि मतलब जैसे हम किसी एग्ज़ाम को अपीयर हो रहे हैं और वो बहुत ही टफ एग्ज़ाम हो, हमको असंभव लग रहा हो, लेकिन अगर हम उसको हासिल कर लें तो इट इज़ जस्ट लाइक सेटिंग टेम्स ऑन फायर, इस तरह का कहा जाएगा। दूसरे का आंसर है टू कैरी वंस पॉइंट। बच्चों ने जवाब दिया लगभग सही है। टू अचीव द डिजायर्ड गोल, मतलब इच्छित लक्ष्य को हासिल करना। अब मैंने कहा था थोड़ा सा अंतर है, तो अंतर है इम्पॉसिबल टास्क जिसको अचीव करना, और पहले से प्लान्ड या डिजायर्ड इच्छित गोल को, जो हमने टारगेट बनाया है उसकी इच्छा है हमें पाने की। तो यहाँ पर चूंकि इच्छा तो दोनों में ही होती है, कोई आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो इच्छा ही है तभी तो क्वालिफाई करोगे, लेकिन फिर भी लगभग एक ही जैसे हैं, लेकिन उसमें से लिखा गया ये टू अचीव समथिंग इम्पॉसिबल और टू अचीव द डिजायर्ड गोल। ये रहे पिछले आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, गौर से समझना और नोट कर लेना और रिप्लाई ज़रूर करना, आंसर भेजना ज़रूर है। और एक बच्चा भेजता है तो मैं वेट करता रहता हूँ कि सभी भेजें, क्योंकि मैं अगर एक को सही कर दूंगा और जवाब दे दूंगा कि ये सही है तो दूसरा क्यों भेजेगा, इसलिए मैं रुका रहता हूँ, उसको भेजता नहीं हूँ, मतलब उसका यस या नो नहीं करता भाई, इसलिए कि मैं वेट करता रहता हूँ। अदर बच्चे जो होंगे वो भी अपनी ओपिनियन भेजेंगे। एक्सेप्शन माने क्या होता है, एक्सेप्शनल माने क्या होता है, और एक्सेप्शनेबल माने क्या होता है। यहाँ पर ये स्पेसिफिक वर्ड है होमोनिम्स, इनका आंसर देना है डिफरेंस बताते हुए। तीनों का डिफरेंस दीजिए। फिर आपको ये वन वर्ड है, समैरिटन कौन होता है, मतलब हु इज द समैरिटन, समैरिटन किसको कहते हैं, उसका सेंटेंस देना एक लाइन में। जैसे मान लीजिए वन वर्ड, हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और फिर इसके बाद हम उसको वन वर्ड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पर वन वर्ड ऑलरेडी मैंने दिया, उसको एक्सप्लेन करना है कि ये समैरिटन कौन होता है। और फिर लिखा अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट इजी दोनों है, बहुत इजी है, लेकिन होता ये है कि अगर बच्चों ने उसको नहीं पढ़ा या पढ़ा है तो भूल गए हैं तो फिर वो टफ हो गया। नहीं, बहुत दोनों आसान है, इसमें बहुत बारीक अंतर है। अंतर मतलब अलग अलग है, लेकिन ये है कि शब्दों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। एक्सेप्शन इसी में एल जोड़ दिया, एक्सेप्शनल हो गया, एक्सेप्शनेबल हो गया। तो यहाँ पर बहुत सावधानी से अर्थ देना है। और ये समैरिटन कौन होता है और अल्ट्रुइस्ट कौन होता है, तो अल्ट्रुइस्ट निकालना है उसमें दोनों का। तो ये आपको दो क्वेश्चन है, एक ये है जो स्पेसिफिक वर्ड है या होमोनिम्स कह सकते हो, और ये दो आपके वन वर्ड से रिलेटेड हैं, ये देना है। जो बच्चे नहीं भी आंसर देते हैं, पढ़ भी लेते हैं केवल, या यहाँ से आंसर उठाया चैनल से और अपना निकाला कहीं पर पढ़ लिया, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर लड़का उसका जवाब भेजना उसको कंपलसरी, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अगर इसी बहाने वो इनको देखता है बुक उठाकर, या पढ़ता है या समझता है, तब भी उसके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये होता है जैसे कमेंट करते हो तो नए नए क्वेश्चन रखने में मुझको थोड़ा सा अच्छा लगता है। खैर चलिए, ये आप नोट कर लीजिएगा और इनके रिप्लाई यानी आंसर आपको रिप्लाई करना है, ठीक। तो ये हो गया आपका प्रीवियस आंसर, और अभी जो दिए वो आज के क्वेश्चन है, ठीक। अब बचता है आपका इतना पोर्शन।
जो कि एपॉस्ट्रॉफी का ये लास्ट पार्ट है, यहाँ से ख़त्म है ये। ठीक, मैंने लगभग सब कुछ दिया हुआ है, और जो चीज़ अगर मिस हो गई है तो वो बच्चे कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं और राय ले भी सकते हैं। देखो, तमाम तरह की चीज़ें हैं जिन्हें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक अब जैसे ये ख़त्म हुआ है, तो अब इससे रिलेटेड एपॉस्ट्रॉफी से रिलेटेड जो अगली क्लास रहेगी वो डायरेक्ट प्रोनाउन की नहीं रहेगी, अगली क्लास रहेगी आपकी कॉमन एरर की। क्योंकि अगर मैंने उसके 10, 15, 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाए तो फिर जो रूल्स पढ़े उनको आप समझ कैसे पाएंगे कि वो कैसे आएंगे। इसलिए आपको कल मिलेगी एक्सरसाइज, उसमें आपका बेहतर अभ्यास हो जाएगा, आप इसकी वैल्यू समझ जाओगे और तब समझोगे कि नहीं, ये हमारे लिए यूजफुल है। तो आइए, थोड़ा सा बच्चा है, ज़्यादा है नहीं। एनिमल्स तथा बर्ड्स के साथ भी एपॉस्ट्रॉफी का यूज किया जाता है, जैसे अ कैट्स टेल। अ कैट्स टेल मतलब बिल्ली की पूंछ, तो यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी का यूज है। अ हॉर्सेज हेड, घोड़े का सिर, तो यहाँ हॉर्सेज एपॉस्ट्रॉफी का यूज है। अ बर्ड्स फीदर्स, पक्षी के पंख। डॉग्स नेल्स, ये प्लूरल बनाकर दिया गया है। डॉग्स नेल्स, कुत्तों के रहने के घर। नेल्स माने कुत्तों के, कैनल्स, कैनल्स पढ़ देते हैं इसको, कैनल्स। डॉग्स कैनल्स, कुत्तों के रहने के घर। और बर्ड्स नेस्ट्स, पक्षियों के घोंसले। तो यहाँ पर क्या है, एपॉस्ट्रॉफी का यूज किया गया है, किया जाता है। ये एपॉस्ट्रॉफी का यहाँ पर यूज है, ये एपॉस्ट्रॉफी का यूज है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इनके नाम के साथ भी एपॉस्ट्रॉफी का यूज किया जाता है। कुछ डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स का मतलब उत्कृष्ट वस्तुएं कुछ होती हैं, विशेष वस्तुएं, जिनके साथ भी एपॉस्ट्रॉफी का यूज किया जाता है। और ये पिछले वीडियो में आप कई बार ऐसा हो चुका है कि देखा होगा उसमें कि वहाँ पर वो टॉपिक लिया गया था जहाँ पर विशेष वस्तुओं के साथ में विशेष, यही चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली होती है बात कि देखो ये बहुत कठिन। अब जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया कि कंप्यूटर्स बिहेवियर, इसका प्रयोग होता है। जैसे लिखा है जर्नीज एंड, जैसे बोट्स क्रू, ट्रेन्स अराइवल, ट्रेन्स डिपार्चर, इनका प्रयोग होता है, इसलिए दिए गए। और कहीं कहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका प्रयोग नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। और देखिए, बिना देखे और बिना पढ़े तो बहुत मुश्किल है कि आप उन चीज़ों को समझ पाओ। अब डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स जैसे द कोर्ट्स डिक्री, द कोर्ट्स डिक्री, द कोर्ट्स डिक्री माने होता है अदालत का फैसला। अब यहाँ पर कोर्ट आदमी तो नहीं है, लेकिन इसके संबंध में इसका प्रयोग होता है। डिक्री माने फैसला होता है। फिर लिखा है द मून्स क्रिसेंट, द मून्स क्रिसेंट माने होता है चांद का बढ़ना, चांद का बढ़ना, तो इसका प्रयोग होता है मून्स क्रिसेंट। अर्थ क्रीचर्स, धरती के प्राणी, इसका प्रयोग होता है। ग्लाइडर्स विंग्स, अब कुछ ऐसी चीजें हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, प्लेन्स हो, इनके साथ में आपका शिप वगैरह जो होते हैं, तो उसका प्रयोग आपका किया जाता है। अब यहाँ पर कोर्ट्स डिक्री अदालत का फैसला, मून्स क्रिसेंट चांद का बढ़ना, अर्थ क्रीचर्स सन्स रेज सूरज की किरणें, नेचर्स वर्क्स प्रकृति के कार्य, और सोल्स डिलाइट माने आत्मा का आनंद। तो इस तरह से विशेष अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। फिर जैसे ग्लाइडर्स विंग्स, ग्लाइडर के पंख, ट्रेन्स हीटिंग सिस्टम, जो ट्रेन के इंजन को हीटिंग सिस्टम, हीट करने का सिस्टम होता है, उसको कहा जाता है। द शिप्स बेल्स यानी जहाजों की घंटियां, शिप्स ऐसे भी कर सकते हो, जहाज की घंटियां, क्योंकि ये यहाँ पर प्लूरल बना था तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा भी होगा। अब कुछ आपके फैमिलियर इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ में एपॉस्ट्रॉफी का यूज किया जाता है। और देखिए,
ऐसी जगहों पर कोई हम बेसिक रूल लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि अगर किसी जैसे मान लीजिए एट वंस फिंगर्स एंड होता है तो फिर वो होता है वो आपको याद ही रखना पड़ेगा। जैसे एट आर्म्स लेंथ यहाँ पर लिखा होगा, ये एट आर्म्स लेंथ, तो ये आपका यूज होता है। एट वंस विट्स एंड, इसका अपॉस्ट्रोफी का यूज होता है। तो जब ये होता है तो फिर आपको लेकर चलना ही पड़ेगा। तो एट वंस विट्स एंड्स का मतलब होता है चकरा जाना। यहां पर आपका अपॉस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। आउट ऑफ हार्म्स वे मतलब होता है सुरक्षित स्थान पर। एट वंस फिंगर्स एंड्स माने होता है अच्छी तरह से याद होना। बिल्कुल ऐसे करके बता दो तुरंत, उसको एट वंस फिंगर्स एंड कहते हैं। टू वंस हार्ट्स कंटेंट माने होता है आत्मसंतुष्टि। लेकिन इसका आपको अपॉस्ट्रोफी का यूज देखना है, अपॉस्ट्रोफी का यूज देखना है, इसको ध्यान भी रखना है। ए स्टोन्स थ्रो कभी कभी कह देते हैं या कभी एट ए स्टोन्स थ्रो कह देते हैं। तो यहाँ पर आप अगर एट लगाते तो एट ए स्टोन्स थ्रो ऐसा भी हो जाता है, और ए स्टोन्स थ्रो ऐसा भी होता है, और इसके माने होता है पास। फिर लिखा है द ट्रेन्स अराइवल, और द ट्रेन्स अराइवल मतलब गाड़ी का आगमन। और चाहे लिखा हो द ट्रेन्स डिपार्चर, तो द ट्रेन्स डिपार्चर का मतलब होता है गाड़ी का प्रस्थान। अराइवल माने आगमन और डिपार्चर माने प्रस्थान होता है। द बोट्स ग्रीव, तो ये इसका हो गया गाड़ी का आना, और यह फिर हो गया आगमन। ये होता है जहाजी बेड़ा, ये जहाजी दल कह सकते हो। क्रू माने दल या बेड़ा होता है। द शिप्स पैसेंजर्स माने हो गया जहाज के यात्री। वैसे तो ये मीनिंग आती है, क्योंकि इडियम्स और फ्रेजेस में होता है कि मीनिंग थोड़ा कठिन हो जाती है, जिसका हमें अर्थ लेने में मुश्किल होता है, इसलिए मैं मीनिंग लिख रहा हूँ। लेकिन चूंकि एक दो की लिख रहा हूँ तो मैं सभी की लिखे दे रहा हूँ, बाकी इनकी मीनिंग तो बच्चों को आ ही जाएगी। एट आर्म्स लेंथ माने होता है दूर। फिर लिखा वंस जर्नीज एंड माने होता है किसी की यात्रा का अंत। फिर होता है कंप्यूटर्स बिहेवियर माने कंप्यूटर का व्यवहार। और इसके बाद माइंड्स आई माने हो गया दिमागी आंख। और इसका मतलब माइंड्स आई, इसका यहाँ पे कॉमा लगा के ऐसा लगा है, और यहाँ पर इसका माइंड्स करके फिर ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो इसका मतलब हो गया दिमागी आंखें। इस तरह से अब ये लास्ट पार्ट है, और ये कुछ फ्रेजेस हैं। अब जो एक्सरसाइज आपको मिलेगी, फिर उसमें मान लीजिए इन चीज़ों में से कहीं पर कोई डिफेक्ट, मिस्टेक, एरर करके अगर आपको एक्सरसाइज में दिया जा रहा है, तो फिर वहाँ पर अगर इन्हें याद नहीं कर रखा, तुमने देखा नहीं, इनको अभ्यास नहीं किया, पलट पलट कर नहीं देखा, तो होगा क्या कि फिर आप इन चीज़ों को समझ नहीं पाओगे, मिस्टेक पकड़ नहीं पाओगे, एरर को स्पॉट नहीं कर पाओगे, तो फिर समस्या जैसे पहले थी वैसे बाद में भी बनी रहेगी।
इसलिए थोड़ा इनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वैसे 14 पार्ट पर एपॉस्ट्रॉफी का बनना और नाउन का, केवल एपॉस्ट्रॉफी नहीं है, वो टोटल पूरा नाउन है। नाउन से लेकर के नंबर, जेंडर मैंने बताया नहीं, जेंडर को बताने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। जेंडर ज़्यादातर बच्चे चेंज कर लेते हैं, और एक आध स्पेशल होते हैं तो उनके लिए एक पूरा वीडियो क्या बनाना, थोड़ा बहुत तो बच्चे खुद ही पढ़ लेते हैं। क्योंकि जो मैटर बड़ा था वो मैंने लिया है। नाउन का नंबर ज़्यादा डिटेल में था और नाउन का एपॉस्ट्रॉफी केस वो ज़्यादा डिटेल में था। तो यही दोनों मैंने पार्ट लिए हैं, जेंडर को मैंने छोड़ दिया है। तब जाकर के नाउन आपका कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। अब इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं या फिर एक्सरसाइज में एरर्स आती हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद कौन सी क्लास होगी, क्या लिया जाएगा, वो तो मैं खुद ही बाद में डिसाइड करूँगा कि क्या लूँगा। लेकिन ये है निश्चित तौर पर 99% कि अब इनसे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज होगी कॉमन एरर्स की, वही मैं लूँगा, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट करवाना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है सभी लोग मेहनत से पढ़ रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, और जहाँ ना समझ में आए वहाँ पर क्वेरीज डाल सकते हो। क्वेरीज भी बहुत कम आती हैं, तो प्रयास करते रहिए समझने का, पढ़ने का। बराबर वीडियो देखिए। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है इन 14 क्लासेस में वीडियो में से देखने पर आपको ये कहीं ना कहीं ज़रूर लगेगा कि शायद ये पार्ट, ये चीज़, ये रूल हमको नहीं पता था। तो कहीं ना कहीं से तो बेनिफिशियल होगा ही, बट देखने पे होगा, ना देखने पे नहीं होगा। तो चलिए मैं फिर आपको कल कॉमन एरर्स की एक्सरसाइज दूंगा, और तब तक के लिए आप इसको पढ़ें, सारे पार्ट्स निकाल कर पढ़ें। ये समझ लीजिए कि वो आपका एक टेस्ट है। टेस्ट का मतलब ये है कि जब मैं कॉमन एरर्स दूंगा तो साथ में आपसे पूछूंगा भी, लेकिन मुझे तो बताना ही होगा क्योंकि आपका जवाब तो लाइव नहीं है ना। और रही बात लाइव क्लास की, तो अब लाइव क्लास की मैंने व्यवस्थाएं तो कर रखी हैं, लेकिन ये है कि अभी कंप्लीट पूरा व्यवस्था नहीं है, मैनेज अभी पूरा हुआ नहीं, धीरे धीरे कोशिश में कर रहा हूँ। और जिस दिन सारी चीज़ें हो जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी, सारे सिचुएशंस सब बन जाएंगी, उसी दिन से मैं एक वीडियो में सबको बता दूंगा, कमेंट में भी डाल दूंगा कि अब आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। उसका एक निश्चित समय रहेगा। तो ऐसे करके फिर जो टेस्ट होगा और जो क्वेश्चन और आंसर होंगे, मैं आपसे पूछूंगा तो मुझसे पूछोगे, वो फिर लाइव में ही बनेगा। फिलहाल तो जब तक नहीं, तब तक ये क्लास आपके लिए उपस्थित है, और इसका फ़ायदा उठाएं और इसको पढ़ें और समझें। सभी के लिए ढेर सारा प्यार है मेरी तरफ से और शुभकामनाएं हैं, और मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए सभी को आशीर्वाद।